न्यूज में आपका स्वागत है। अगले 2 दिनों तक भीषण बर्फीला तूफान आने की संभावना है। राजा जी का आदेश है कि कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर ना निकले। रानो, सुना तुमने? तूफान बहुत खतरनाक है। शुक्र है हमने कुछ अनाज जमा कर लिया है। हाँ टुन्नू जी, अब हमें अगले कुछ दिनों तक बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रानो, मुझे उस अनाज की चिंता है जो मैंने नदी के पास पुराने पेड़ के तने में छुपाया था। अगर बर्फ जम गई तो वो अनाज खराब हो जाएगा। टुन्नू जी, जान है तो जहान है। अभी बाहर जाना जान जोखिम में डालना है। रेडियो पर भी मना किया गया है। नहीं रानो, वो अनाज हमारी इमरजेंसी के लिए है। अगर ये तूफान हफ्तों चला तो बच्चे क्या खाएंगे? मुझे जाना ही होगा। टुन्नू तूफान में उड़ रहा है। नीचे उसे एक तोता लकड़ियां बटोरते हुए दिखता है। अरे तोते भाई, इस तूफान में तुम बाहर क्या कर रहे हो? टुन्नू भाई, बर्फ गिरने से मेरा घोंसला टूट गया। अगर मैंने जल्दी लकड़ी जमा करके इसे ठीक नहीं किया तो मैं जम जाऊंगा। अपना ध्यान रखना दोस्त, मैं भी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पीछे एक पेड़ की ओट में बैठा कालू कौवा ये सब सुन रहा है। टुन्नू इतनी मुसीबत में बाहर निकला है तो जरूर कुछ कीमती लेने जा रहा होगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अचानक रानो के घर पर बर्फ का एक बड़ा ढेर गिरता है और छत टूट जाती है। मम्मी, मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है, बचाओ। घबराओ मत बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। रानो बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और तभी उनका घोंसला पूरी तरह टूट जाता है। रानो ठिठुरते हुए मीनू मौसी के दरवाजे पर पहुंचती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हमारा घर टूट गया है। अरे रानो, बच्चों की हालत देखो, जल्दी अंदर आओ। डर पहुंचकर रानो देखती है कि मीनू मौसी का घर भी सुरक्षित नहीं है। रानो, मेरा घोंसला भी जर्जर है। ये छोटे बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। तुम पास वाली पहाड़ी की गुफा में जाओ, वो जगह गर्म और सुरक्षित है। मैं टुन्नू को वहाँ भेज दूंगी। टुन्नू अनाज की पोटली लेकर वापस आ रहा है। तभी कालू उसे रोकता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो गिर गया। रानो और बच्चे तुम्हें ढूंढने दूसरी तरफ गए हैं। क्या? वे इस तूफान में कहाँ गए होंगे? तुम एक काम करो, ये भारी पोटली मुझे दे दो। मैं और तोता इसकी रखवाली करेंगे। तुम जाकर परिवार को ढूंढो। टुन्नू घबराहट में पोटली कालू को देकर चला जाता है। कालू पोटली लेकर भागने लगता है। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। बेवकूफ टुन्नू, अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में थमाकर चला गया। अब ये अनाज मेरा है और ये पोटली भी मेरी। कालू कौवा पोटली लेकर उड़ता हुआ अपने ठिकाने पर जाने लगती है। ढूंढता रहे टुन्नू, अब तू अपने परिवार को ढूंढ या इस अनाज को। तू खाली हाथ ही घर लौटेगा। कालू के हाथ एक बार जो लग गया वो वापस नहीं मिलता। आज की रात तो दावत होगी, शानदार दावत। काव काव काव। मीनू मौसी कालू को पोटली के साथ देख लेती है और उसकी नीयत समझ जाती है। अरे भूरे, क्या बात है? बड़ी भारी पोटली है। सुनो, मैंने भी एक पोटली छुपा रखी है, पर मैं बूढ़ी हूँ, ला नहीं सकती। तुम उसे ले आओ तो मैं तुम्हें आधा अनाज दे दूंगी। ठीक है मौसी, मैं अभी गया और अभी आया। कालू अपनी पोटली मौसी के पास छोड़ देता है। मौसी चालाकी से वो असली पोटली तोते के हाथ सुरक्षित जगह भेज देती है। और भूरे के लिए एक दूसरी पोटली में केकड़ा भर देती हैं।
बुढ़िया भी कितनी भोली है, इसे क्या पता कि मैं कभी लौटने वाला ही नहीं हूँ। कालू जब वापस आकर दूसरी पोटली खोलता है तो केकड़ा उसे काट लेता है। आह, मर गया, बचाओ, मीनू मौसी ने मुझे धोखा दिया। उधर सुरक्षित गुफा में टुन्नू, रानो और बच्चे एक साथ बैठे हैं। मीनू मौसी अनाज की पोटली लेकर पहुंचती हैं। घबराओ मत रानो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। वो कालू कौवा समझ रहा था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, पर उसे नहीं पता कि पहाड़ की चोटियों से पहले मीनू मौसी की नजरें सब देख लेती हैं। जैसे ही सब साथ बैठे, गुफा की गर्माहट और अनाज की खुशबू ने सबका डर दूर कर दिया। रानो, मुझे माफ कर दो, अनाज से ज्यादा जरूरी तुम सब थे। सब ठीक है टुन्नू जी, हमने मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया, यही सबसे बड़ी जीत है। तूफान थम चुका था, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। टुन्नू और रानो अपने पुराने टूटे हुए घर को देख रहे हैं। रानो, घर तो पूरी तरह तबाह हो गया है। नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और बच्चों को तब तक सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। हिम्मत मत हारिए टुन्नू जी, कम से कम हमारे पास मीनू मौसी का दिया हुआ वो अनाज तो सुरक्षित है। हम पेट भर खाएंगे तो मेहनत भी कर पाएंगे। दोनों अनाज की बोरी लेने गुफा की ओर जाते हैं। वहाँ उनके होश उड़ जाते हैं। पोटली गायब थी। रानो, पोटली यहाँ नहीं है, हमारा सारा अनाज चोरी हो गया है। क्या? पर इस सुरक्षित गुफा का पता तो सिर्फ मीनू मौसी और तोते को था। यहाँ चोर कैसे आ सकता है? तभी गुफा के बाहर से कालू कौवे के कराहने की आवाज आती है। उसके पंजे पर अब भी केकड़े के काटने का निशान है। काओ काओ, देखो टुन्नू, मेरा हाल क्या हो गया है। मुझे शक है कि उस तोते ने ही तुम्हारा अनाज गायब किया है। वो कल से यहाँ के चक्कर लगा रहा था। तोते पर शक? उसने तो मेरी जान बचाई थी कालू। दुनिया ऐसी ही है भाई, मुसीबत में जान बचाकर भरोसा जीतते हैं और फिर मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। मीनू मौसी वहाँ पहुँचती है। और गुफा के फर्श को ध्यान से देखती है। फर्श पर बर्फ की हल्की परत पर कुछ निशान बने हैं। रुको टुन्नू, जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम मत लगाओ। देखो, ये पैरों के निशान तोते के नहीं हैं। तोते के पैर छोटे होते हैं, ये निशान बड़े और घसीटते हुए हैं। इसका मतलब चोर कोई और है। मीनू मौसी निशान का पीछा करते हुए गुफा के पीछे एक झाड़ी तक पहुंचती है। वहाँ कालू कौवे का खास दोस्त भूरा कौवा अनाज की पोटली छुपाने की कोशिश कर रहा था। तकैया, तो कालू, तुम खुद लंगड़ा कर सहानुभूति बटोर रहे थे और अपने दोस्त से अनाज चोरी करवा रहे थे? नहीं मौसी, मैं तो बस। मुझे माफ कर दो। कालू ने ही कहा था कि टुन्नू का अनाज चुरा लो ताकि वो हमारे एहसान तले दब जाए। टुन्नू और रानो अपना अनाज वापस पा लेते हैं। जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू, तुमने ना सिर्फ अनाज चुराया बल्कि हमारे भरोसे का भी कत्ल किया। आज से तुम इस गुफा के आसपास भी नहीं दिखोगे। मीनू मौसी, अगर आपका तर्क और समझदारी ना होती तो हम आज भी एक मासूम दोस्त को गुनहगार समझ रहे होते। सूरज की पहली किरण के साथ बर्फ पिघलने लगती है। टुन्नू, रानो और तोता मिलकर एक बड़ा और मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। इस बार घर बर्फ से नहीं, भरोसे और एकता से बनेगा। नया घर बनकर तैयार हो चुका था। टुन्नू और रानो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थे, लेकिन जंगल की शांति तब भंग होती है
जब आसमान में एक विशाल और डरावनी परछाई दिखाई देती है। ये कालबाज नाम का एक खूंखार शिकारी बाज है। टुन्नू जी, वो देखिए, वो पक्षी कोई साधारण पंछी नहीं लग रहा। उसकी आंखें और पंजे बहुत डरावने हैं। घबराओ मत रानो, हमारा घर मजबूत है, बस तुम बच्चों को अंदर रखो। कालू बाज को ठंड की वजह से शिकार नहीं मिल रहा था। उसकी नज़र टुन्नू के छोटे और मासूम बच्चों पर पड़ती है। वो तेजी से नीचे आता है। आज तो कोमल शिकार हाथ लगेगा। काँव काँव करने वाले कौओं से तो अच्छा है कि नन्हे बच्चों से अपनी भूख मिटाऊं। वो झपट्टा मारता है, लेकिन रानो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। वो शिकारी बाज रानो से बहुत बड़ा और खूंखार है, लेकिन रानो उससे जरा भी नहीं डरती। पीछे हट जाओ शिकारी, मेरे बच्चों की तरफ बढ़ने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक छोटी सी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है। हट जा रास्ते से, वरना एक ही वार में तेरा अंत कर दूंगा। टुन्नू चिड़ा मदद के लिए चिल्लाता है। तभी पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा होता है। कालू, मदद करो, देखो वो शिकारी बच्चों पर हमला कर रहा है। मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? रानू ने मुझे गुफा से निकलवाया था, अब भुगतने दो उसे। ये बाज जब बच्चों को ले जाएगा तब मुझे सुकून मिलेगा। रानो जानती थी कि वह ताकत में बाज को नहीं हरा सकती, इसलिए वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वह बाज को उकसाकर उस कंटीली झाड़ी की ओर ले जाती है, जहां बर्फीले तूफान की वजह से नुकीली बर्फ जमी थी। हिम्मत है तो पकड़ मुझे शिकारी। बाज गुस्से में अंधा होकर रानो के पीछे झपटता है और सीधा उन कंटीली झाड़ियों में जा फंसता है। उसके पंख कांटों और सख्त बर्फ में उलझ जाते हैं। आह, मेरे पंख, मुझे छोड़ दो। मीनू मौसी और बाकी पक्षी पत्थर लेकर वहां पहुंचते हैं और बाज पर हमला कर देते हैं। बाज घायल होकर वहां से भाग खड़ा होता है। रानो, आज तूने साबित कर दिया कि दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। जहाँ बड़े बड़े सूरमा डर जाते हैं, वहाँ एक माँ मौत से भी लड़ जाती है। शाम ढल रही थी। रानो अपने बच्चों को पंखों में समेटे बैठी है। टुन्नू की आंखों में रानो के लिए गर्व के आंसू हैं। रानो, मैंने हमेशा सोचा कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, पर आज तुमने हम सबको बचाया। माँ का प्यार वाकई एक चमत्कार है। जब बच्चों पर आँच आती है टुन्नू जी, तो एक चिड़िया भी बाज बन जाती है। जंगल ने आज एक नई कहानी देखी, जहाँ ताकत हार गई और ममता जीत गई। कालू कौवा एक बार फिर अपनी कायरता की वजह से अकेला रह गया, जबकि रानो का साहस पूरे जंगल की मिसाल बन गया। रानो के बाग में सब खुशी खुशी आम खा रहे थे। तभी जंगल के किनारे सूखी पत्तियों के टूटने की आहट हुई। भागो, सब भागो! ये आम का लालच छोड़ो और जान बचाओ। क्या हुआ हरिया? कौन आ रहा है? इंसान, हाथ में वो काली बंदूक लिए शिकारी इंसान आ रहा है। धूल भरे जूते पहने एक शिकारी बंदूक लेकर रानो के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो आम के फलों को नहीं, बल्कि मासूम चिड़ियों का शिकार करना चाहता था। बहुत दिन हुए, शहर के रईसों ने ताजे शिकार की मांग की है। आज इस रानो चिड़िया के बाग में रौनक तो बहुत है। देखते हैं कितने निशाने पक्के लगते हैं। शिकारी बंदूक तानता है और तीक की आवाज आती है, जो पूरे जंगल को दहला देती है। जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। वो अपनी बंजर जमीन पर आम के पेड़ लगाने का सपना देख रही थी। बच्चों, अगर हम इस जमीन पर मेहनत करेंगे तो एक दिन यहाँ रसीले आमों के पेड़ होंगे। फिर तुम्हें खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। माँ, पर हम छोटे से पंछी इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे करेंगे? हाँ माँ, सब कहते हैं कि ये जमीन पत्थर जैसी है। मेहनत और यकीन हो
तो पत्थरों से भी सोता फूटता है मेरे बच्चों। अगली सुबह रानो चिड़िया और उसके बच्चे चोंच से मिट्टी खोदने लगते हैं। तभी मजदूर कबूतर चाचा वहाँ से गुजरते हैं। अरे रानो बिटिया, ये क्या चोंच मार मार के पहाड़ तोड़ रही हो? हम तो मजदूर ठहरे, दिन भर बोझा ढोते हैं तब पेट भरता है। तुम ये आम के चक्कर में अपनी चोंच भी तुड़वा लोगी? चाचा, मजदूरी तो आप करती ही है, बस थोड़ा सहारा दे देंगे तो ये बाग हम सबका होगा। अरे हट, मेरी कमर पहले ही झुकी हुई है। हंसी मजाक अपनी जगह, पर ये पागलपन छोड़ दो। जंगल का सबसे अमीर और लालची चील भुल्ला सेठ अपने नौकर कालू कव्वे के साथ वहाँ आता है। ओहो, तो यहाँ जमीन की खुदाई हो रही है। कालू, देख रहे हो, ये चिड़िया अब जमींदार बनेगी। जी मालिक, इसकी चोंच तो देखो, जैसे सुई से गड्ढा खोद रही हो। सुन रानू, अगर पेड़ उग भी गए तो टैक्स मुझे देना होगा। ये पूरा इलाका मेरा है। तभी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती वहाँ आती हैं। वे अपनी देहाती बोली में बात करती हैं। अरे रानो बहन, काहे ई पत्थर कूट रही हो? ई कालू और भुल्ला तो बस मजाक उड़ाना जानते हैं। सही कह रहे हैं ई। अरे रानो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तोता बिरादरी हैं, हमसे अच्छा फल उगाना कोई नहीं जानता। शुक्रिया हरियाली, मुझे बस साथ चाहिए, लालच नहीं। कई दिन बीत जाते हैं। सूरज आग उगल रहा है और रानो के बच्चे थक कर निढाल हो जाते हैं। माँ, बहुत प्यास लगी है, अब और खुदाई नहीं होती। माँ, क्या सच में यहाँ पेड़ उगेंगे? सब तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हिम्मत मत हारो, बस एक बार बीज डल गए तो बादल भी हमारी मेहनत देखकर बरसेंगे। भुल्ला सेठ के कहने पर कालू कव्वा रात के अंधेरे में रानो के बोए हुए बीजों को चुराने की कोशिश करता है। सेठ ने कहा है कि एक भी बीज बचने ना पाए। अगर रानो का बाग बन गया तो हमारी दुकान कौन खरीदेगा? कालू बीज ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रानो ने उन्हें गहराई में बोया था। रानो की प्रार्थना रन लाती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जंगल के सभी पंछी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। अरे दौड़ो, बदरा बरसन लागे। रानो बिटिया, तुम्हार मेहनत सफल भई। देखो बच्चों, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। कुछ हफ्तों बाद जमीन से नन्हे नन्हे हरे अंकुर फूटने लगते हैं। पूरे जंगल में ये खबर फैल जाती है। अरे तेरी, ये तो सच में हरियाली आ गई। रानो, मानना पड़ेगा, तुम्हारी चोंच में जादू है। चाचा, ये जादू नहीं, माँ का पसीना है। पेड़ों को बड़ा होते देख भुल्ला सेठ जल भुन जाता है। वो कालू को पेड़ों की जड़ें काटने के लिए भेजता है। कालू, अगर ये पेड़ फल देने लगे तो जंगल के पंछी मेरी गुलामी छोड़ देंगे। जाओ और इन्हें खत्म कर दो। मालिक, पर छोटे पौधों को मारना पाप है। चुप कर, जो कहा वो कर। कालू कौवा रात में कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन देखता है कि रानो के बच्चे ठिठुर रहे हैं और रानो अपने पंखों से उन्हें ढककर सो रही है। मैं कितना गिर गया हूँ। ये बेचारी मेहनत कर रही है और मैं इसका आशियाना उजाड़ने आया हूँ। नहीं, मैं अब और बुराई नहीं करूँगा। समय बीतता है। रानो के पेड़ अब बड़े हो गए हैं और उन पर मीठे रसीले आम लटक रहे हैं। पूरा जंगल वहाँ इकट्ठा है। अरे दादा, ये आम तो एकदम शहद जैसा है। रानो बहन, धन्य हो तुम। आज हमारे पास अपना घर भी है और खाना भी। जंगल में भीषण सूखा पड़ता है। भुल्ला सेठ के सारे गोदाम खाली हो जाते हैं। वो और कालू भूख से तड़पने लगते हैं। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से एक टुकड़ा रोटी ले आओ। मालिक, पूरे जंगल में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ रानो के बाग में फल हैं, पर वहाँ हम किस मुंह से जाएं? भुल्ला सेठ और कालू कौवा चुपके से रानो के बाग के पास गिर जाते हैं। रानो उन्हें देख लेती है। कुकू, गुड़िया, जाओ सेठ जी और कालू भाई को ये आम देकर आओ। पर माँ, इन्होंने तो हमेशा हमारा बुरा चाहा। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरी है। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आम खाकर भुल्ला सेठ की जान में जान आती है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं। रानो, मुझे माफ कर दो।
मैं अपनी ताकत के नशे में अंधा था। असली ताकत धन में नहीं, नेक दिल में होती है। सच कहा सेठ जी, आज इस चिड़िया ने हमें इंसानियत सिखा दी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने पेड़ पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था और पूरा जंगल एक परिवार की तरह साथ बैठा आम खा रहा था। बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला हमेशा करता है। हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगे माँ। कुछ दिनों के बाद रानू के बाग में शिकारी को देखकर भगदड़ मच जाती है। सभी पंछी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। भागो मत नन्हे परिंदों, आज तो तुम शहर के बड़े होटल की प्लेट में होगे। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। बच्चों, डरना मत, सब घोंसलों के पीछे छिप जाओ। हरिया भाई, सबको इकट्ठा करो, डरने से काम नहीं चलेगा। शिकारी को देखकर लालची भुल्ला सेठ भी कांपने लगता है। वो अपनी ऊंची टहनी पर दुबक जाता है। कालू, ये शिकारी तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बड़ी कद काठी देखकर वो सबसे पहले मुझे ही मारेगा। बचाओ मुझे। सेठ जी, डरिए मत। अगर हम सब अलग अलग रहे तो मारे जाएंगे। हमें मिलकर इस शिकारी को भगाना होगा। शिकारी अपनी बंदूक तानता है और एक जोरदार धमाका होता है। धक तेरे की, निशाना चूक गया। ये चिड़िया बहुत फुर्तीली है। डरो मत बच्चों, बस हिलना मत, वो हमें देख नहीं पा रहा है। चलो, आज तो अंधेरा हो रहा है। तुम परिंदों को डराने के लिए इतना काफी है। कल सुबह फिर आऊंगा और एक एक को चुनकर ले जाऊंगा। शिकारी नदी किनारे के पास अपना तंबू लगाकर सो जाता है। रानो सभी डरे हुए पंछियों को इकट्ठा करती है। रानो बिटिया, वो कल फिर आएगा। हमें ये बाग छोड़कर भाग जाना चाहिए। नहीं चाचा, भागना कोई हल नहीं है। शिकारी थका हुआ है और सो रहा है। हमें उसे यहीं से भगाने का प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान? वो तो हम सबको मार देगा। हम उसे 2 बार डराएंगे। अगर वो फिर भी नहीं माना तो तीसरी बार में उसे यहाँ से खदेड़ देंगे। रात के सन्नाटे में रानो के इशारे पर सभी पंछी शिकारी के तंबू के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। सब एक साथ अजीब अजीब आवाजें निकालो। शिकारी को लगना चाहिए कि यहाँ भूत हैं। सभी पंछी हू हू, के, गुटर गू की मिली जुली डरावनी आवाजें निकालते हैं और पंख फड़फड़ाते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? लगता है कोई जंगली जानवर है। हट! अगली सुबह शिकारी गुस्से में उठता है। उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो और भी खतरनाक लग रहा है। वो सीधा बाग में जाता है। कल रात बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। अब देखो, मैं एक एक का शिकार करूंगा। रानो बहन, ये तो और भड़क गया है। अब क्या करी? घबराओ मत, अब हम अपनी दूसरी योजना शुरू करेंगे। शिकारी बंदूक लेकर बाग की तरफ बढ़ता है, लेकिन रानो और हरिया उसे घने जंगलों की तरफ ले जाने का नाटक करते हैं। यहाँ आओ शिकारी भाई, देखो हम यहाँ हैं। शिकारी उनके पीछे भागता है, लेकिन पक्षी उसे ऊंची नीची झाड़ियों और दलदल वाली जगह की तरफ ले जाते हैं। शिकारी का पैर फिसल जाता है। धत तेरे की, कहाँ गायब हो गई ये पंछी? मेरा पैर कीचड़ में फंस गया। जब शिकारी कीचड़ से निकलकर वापस पेड़ की तरफ आता है तो भुल्ला सेठ अपनी ऊंचाई का फायदा उठाता है। कालू, तैयार हो? जैसे ही ये पेड़ के नीचे आए, उस मधुमक्खी के छत्ते वाली टहनी को हिला देना। जी मालिक, ये रहा मौका। जैसे ही शिकारी पेड़ के नीचे आता है, कालू मधुमक्खी के छत्ते के पास शोर मचाते हैं। मधुमक्खियाँ बाहर निकल आती हैं। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? बचाओ, मुझे काट रही है। शिकारी अपने बंदूक वहीं छोड़कर तंबू की तरफ भागता है। शिकारी घायल था और थका